बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, पाकिस्तान और अमेरिका के माबैन तिजारती मुआहिदा कामयाबी से तय पा गया है, जिसके तहत दो तरफा तजारत को फ़रोग़, सरमायाकारी की तरग़ीब और बाहिमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को फ़रोग़ दिया जाएगा। जबकि दूसरी जानिब 9 मई से मुतालिक केस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने PTI के सीनियर रहनुमाओं को 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी है, जिस पर चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर साहब ने पार्टी रहनुमाओं को अदालत से सजाएं सुनाए जाने पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि ऐवान का बाइकॉट या तहरीक चलाने से मुतालिक जो फैसला है वो जल्द किया जाएगा। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान मुआहिदा तय पा गया है, टैरिफ में भी कमी होगी, पाकिस्तान की मईशत पर कितने मुस्बत असरात पड़ेंगे इससे? देखिए, आज दो तीन खबरें हैं बड़ी अहम, मुल्क के हवाले से भी और जो खत्ते और दुनिया के हवाले से भी हैं। तो एक तो ये है कि जो फैसले आए हैं जी। जो 9 मई का वाक़या पेश आया उसमें सज़ाएं सुनाई गई हैं, ये सज़ाएं चैलेंज होंगी। कुछ इसमें जो है वो एक अभी इस वक्त मौजूदा वक्त में नज़र आ रहा है कि ये एक जमात के ख़िलाफ़ हो रहा है, और ये जो लोग समझ रहे हैं ये उनकी खामख्याली है, क्योंकि इस मुल्क में ये मुल्क उसी वक्त ठीक होगा जब अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी होगी, और अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी होने जा रही है। कि दो खबरें साथ साथ चल रही हैं। एक खबर जो है वो ये चल रही है कि इनको सज़ाएं हो गई तो वो उस पर खुश होते हैं, एक साइड खुश होती है कि इधर सज़ाएं हो गई, लेकिन साथ ही वो परेशान होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उधर वो दूसरी तरफ से चीनी माफिया, ठीक है, और शुगर मिल्स के मालकान कौन है, तो वो भी तो खबरें चल रही हैं ना साथ साथ। और साथ साथ ये हाउसिंग सोसाइटीज़ किस किसी ऐसा, इनमें सब 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 कोई जमात छोड़ दें आप, सियासी जमात तो एक वो कहते हैं ना मास्क लगा लेते हैं ना अपने छुपने के लिए, मास्क पहन लेते हैं, इस पार्टी से नहीं उस पार्टी में चले जाएं, उस पार्टी से। आप देखें ज़रा, कई लोग तो ऐसे हैं कि मैं उनसे मिलता हूँ तो सोचता हूँ यार इसको पहले तो कब मिला था। ये जो 11 सितंबर आ रही है इस साल इंशाल्लाह, तो उसमें 24 साल हो जाएंगे मुझे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे स्क्रीन पे। 24 साल ज़िंदगी का बड़ा अर्सा है, और मैं हैरान होता हूँ कि वो पहली दफ़ा जिससे मिला था वो तो किसी और पार्टी में था, और अब वो किसी और पार्टी में। और पहली दफ़ा वो जो है वो पूरा कन्विक्टेड, बिल्कुल जो है ना वो, यानी उसका नाम तक लेना जो है ना वो माहौल था, और वो कन्विक्टेड था बिल्कुल। लेकिन बाद में जो ज़रूरियात थी और जो हालात हैं, और मैं उसमें बहुत ज़्यादा जो बीच में NROs होते रहे हैं, और NRO भी जो हुआ था उसको भी तो कोर्ट ने उड़ा दिया था ना। तो बात ये है कि वो बस वो सियासी मसलतें होती रहीं, लेकिन अब मैं समझता हूँ, मैं गुमान करता हूँ, क्योंकि रियासत एक ऐसी जगह खड़ी है कि जहाँ पे अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी और रूल ऑफ लॉ का होना ज़रूरी है। ये छोड़ दें कि फ़लाना पार्टी किस पार्टी में है, वो उस पार्टी में जाता है तो वो पाक साफ़ हो जाता है, दूसरी पार्टी में जाता है तो वो जो है बेगुनाह हो जाता है, ये छोड़ दें। ये सारी एक ही थैली के चट्टे बट्टे मुख्तलिफ़ पार्टियों में, और सियासत जो बड़ी नज़रियाती सियासत तो खिदमत का नाम है ना। सियासत तो ये कि आप रियासत की मुल्क की खिदमत करें, तो माफियाज हैं, तो ठग्स हैं, क्रुक्स हैं, तो ये तो मुख्तलिफ सियासी जमातों घुस जाते हैं और करोड़ों रुपया दे के, अरबों रुपया दे के उसके बाद वो सेनेट के टिकट और इसके टिकट और इसके खुशामदें उसके खुशामदें आगे पीछे करके। तो हमने तो बड़े ज़बरदस्त किस्म के सियासतदान देखे हुए हैं। देखें ना, नवाबजादा नसरुल्लाह खान, आप जो मर्ज़ी कहें, मगर उनके बारे में कभी कोई ऐसी करप्शन की बात या ऐसी बात उनके ऊपर नहीं आई। इसी तरह से मुफ्ती महमूद साहब हुए, इसी तरह से और बेशुमार शेरबाज मज़ारी साहब हैं, बाकी लोग हैं, उन पर करप्शन के कभी कोई छींटे और बेशुमार नाम है। किस किस का नाम लो, नूरानी साहब, शाह अहमद नूरानी साहब, प्रोफेसर गफूर अहमद साहब, बहुत से लोग, तो उनका तो सवाल ही पैदा नहीं हुआ कि उनके ऊपर कभी करप्शन का छींटा भी। लेकिन अब तो ये है, चलती फिरती है ही करप्शन। अब इसका नाम आप जो भी रख दें, इस पार्टी का कह दें, उस पार्टी का कह दें, और ये पब्लिक के टैक्स पेयर्स के पैसों से जहाँ तक ले गए हैं मुल्क को। तो मेरा ख्याल है कि ये एक साइड परेशान है कि उनको सजाएं हो रही हैं 9 मई पे। अच्छा, बहुत से लोग जो हैं वो उधर के उधर हैं, वो जब हुकूमत थी तो वो कहीं नज़र नहीं आते थे, जो अब हैं वो उधर, मतलब एक गड़बड़ घोटाला है।
आप यकीन करें कई लोगों से मिले वो जो तहरीक इंसाफ के, तो वो मतलब ये समझ नहीं आता कि ये उसको सज़ा दिलवा रहा है, ये उसके पीछे लगा हुआ है। एक तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि खानसा बंदर है, तो वो समझ नहीं आता कि क्या है, वो किसके साथ हैं, क्या वो मैसेज नहीं बाहर आते। लेकिन दूसरी तरफ ये भी तो बड़े परेशान बैठे हैं। आप ज़रा मिले ना प्राइवेटली इनसे, ज़रा इनके वज़ीरों से, मैं यहाँ इस्लामाबाद में बैठ के बात होती है ना इनके अरकान से, परेशान बैठे हैं, हमारा नाम तो नहीं आ रहा। इनके कई लोग चुके गए हैं। एक ही पार्टी जो होती है ना, एक ही बड़ी जो माफिया का गैंग होता है ना, वो सारी पार्टियों पे पैसे लगाता है एक ही वक्त में। ये पार्टी आ गई तो भी मेरा, ये आ गई तो भी मेरा, ये आ गई तो भी, मतलब वो सारी पार्टियों के ऊपर जो है ये मुख्तलिफ जो बड़े इस मुल्क के क्रुक्स हैं, वो जो सारी पार्टियों पे पैसा लगा के बैठे होते हैं कि कोई भी पार्टी जीत जाएगी ना तो यार मैं इसके साथ इधर से इधर, ये इधर से इधर कर लूँगा, इधर से इधर कर लूँगा। मैंने तो सब पार्टियों में पैसे लगाए हुए हैं। और वो एक ही गैंग होते हैं, चाहे वो शुगर के हों, चाहे वो लैंड ग्रैबर्स हों, चाहे वो ये गंदम की माफिया हो, चाहे वो तो एक ही हैं सारे। और इन पर CRPC के केसेस हैं। करप्शन तो बहुत छोटा है, ये CRPC कत्ल व गारत, ठीक है ना। अभी ये जो मामला हुआ है इसका क्रिप्टो का, जो अभी फ़िलहाल ज़रा थमा हुआ है लेकिन उठेगा दोबारा, ये भी इसलिए ज़्यादा उठा कि इसमें भी मर्डर हुआ है हाई प्रोफाइल कुछ अर्सा पहले। तो अब ये है कि बहरहाल अब ये मुल्क के अंदर तो मेरा ख्याल दरिंदा फिरेगा या भल सफाई होगी, कुछ ना कुछ होगा तो फिर ये मुल्क आगे चलेगा और चलेगा इंशाअल्लाह ताला। और ये आगे आप नौजवान बच्चे प्रॉब्लम्स में हैं, इश्यूज़ हैं, फैमिलीज़ मिडिल क्लास, तो इस तरह से थोड़ी चीनी बेच रहे हैं बंद और बाहर जा रहे, अरबों रुपया कमा लिया। तो मेरा ख्याल है कि ये आने वाले दिनों में अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी होगी और उसके नतीजे में जो है वो बड़े मगरमच्छ, ये नहीं कि वो ठेले वाले को उठा लिया, तनूर वाले को उठा लिया, जो बड़े क्रुक्स हैं यहाँ पे, बरसा बरस से जो समझते हैं कि शायद उन्हीं की वजह से हुकूमतें, यानी वो आप सोचें कि वो यानी हुकूमतों में वज़ीर फलाना, यार मेरा आदमी है इसको भी लगा दो, यार उसको भी लगा दो, मैंने चंदा दिया था ना, यार उसको सेनेट दे दो, इसको ये, इस तरह नहीं चलता मुल्क। तो ये कुछ जगहों पे मैं से कह रहा हूँ जहाँ पे प्रोफेशनलिज्म आया है वहाँ पर आपको काम नज़र आ रहा है। सफारती महाज पे क्यों काम नज़र आ रहा है? अच्छा, इसलिए नज़र आ रहा है कि आपने फॉरेन ऑफिस को एक्टिव किया है और पॉलिटिकल आपने लोग नहीं लगाए, तो आपको अक़वाम मुत्तहिदा में भी आवाज़ अच्छी नज़र आ रही है, आपको बरतानिया में, ब्रसल्स में, चाइना में, हर जगह आपको फॉरेन ऑफिस है ना, आपका पॉलिटिकल अपॉइंटीज नहीं है। तो इसी तरह से आप जो है वो हर जगह प्रोफेशनल्स को अगर ले आते हैं, ये जो भी मार्का, ये जो जंग आपने जीती है इंडिया से, ठीक है ना, ये एक अच्छी जो है ना पॉज है और दोबारा जंग होगी, ये पॉज तो हमेशा से ही है, जंग तो हमेशा से चल ही रही है ना भाई। जंग 1947 से लेकर अब तक ख़त्म कब हुई है? ये तो पॉजेज ही आते रहे हैं ना, एक पॉज फिर उसके बाद फिर शुरू, फिर दूसरा पॉज, वो तो पॉज पे ही चल रही। वो कहते हैं ना वक्ती तौर पे आ गया, 2-3 महीनों बाद फिर कुछ होगा, एक ये तासुर भी है। मुझे कोई कह रहा था, मैंने कहा यार ये भाई ये तो पॉजेज ही तो हैं और क्या है मतलब या तो पुरसकून मुल्क हो जाए, दोनों के अंदर हमेशा के लिए सुलह हो जाए और सब हंसी खुशी रहने लगे, वो उधर से आर्म्स की दौड़ में लगे हुए हैं और प्रॉक्सी वॉर्स और ये और वो सारा। इधर से पाकिस्तान जो है वो अपना एक बयानिया, और जाहिर है कि अभी तो जंग हुई, अटैक हुआ, और ये तो बहुत ही भोंडा हुआ है क्योंकि इसमें तो उनके लोग क्लियर नहीं हुए अभी तक ना कि वो क्या हुआ है मकबूजा कश्मीर में। तो बात सर ये है कि ये अब जहाँ पर आप प्रोफेशनलिज्म ले आते हैं, टेक्नोलॉजी की ले आते हैं, ये देखिए नतीजे सामने आते हैं आपके। और बहरहाल अल्लाह का एक एहसान भी होता है, अल्लाह की रहमत भी होती है, अल्लाह की मदद भी शामिल हाल होती है। लेकिन जहाँ पर आप ये क्यों नहीं, ये देखें ना, गंदम, चीनी, पानी, ये सारा जो सड़कें गिरी हैं, पानी आपको नजर, ये तो हाउसिंग सोसाइटियों की, तो कंक्रीट के जंगल बना दिए आपने ज़मीनों पे कब्जे करके, दरख्त काट के। तो बहरहाल ये मुल्क के अंदर मामला ठीक होंगे इंशाल्लाह, आने वाले दिनों में अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी होगी तो आगे चलेगा मामला। दूसरी बात यह है कि देखें, ये वो कहते हैं ना कि वो चुप का रोज़ा रख के और खामोश रह के और गालियाँ देते 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 पूरे मुल्क को अपने साथ लेके चले गए।
अगर आपने कोई हालिया तारीख में कोई शख्सियत ऐसी देखनी है तो वो मोदी जी को देखना है। मतलब ये जो राज है ना, इस राज को सिर्फ एक ही शख्स बयान कर सकता है, या वो मोदी जी हैं या वो जयशंकर जी हैं। और कोई इस राज को ना बीजेपी का आदमी, ना कोई कांग्रेस का आदमी, ना कोई नॉन पॉलिटिकल, कोई नहीं बता सकता कि आखिर वो क्या मामला है जिसकी वजह से, यानी कोई एक बात तो नहीं हुई ना, एक या तो कहे ना कि एक पैटर्न नजर आ रहा है ना कई सालों से। कभी वो जनाब वो कनाडा के अंदर कत्ल हो जाता है, कभी अमेरिका के अंदर साजिश होती है, FBI वाले पीछे लग जाते हैं, वो मुकदमा चलता है। अभी वो मुकदमा आ रहा है, अभी वो मुकदमा आ रहा है, वो जो उसकी तो डेट है ना, अभी तो डेट अगले महीने केस शुरू हो जाएगा अमेरिका में। ये पैटर्न है। और आप प्रेसिडेंट ट्रंप और बाइडेन में कितने मसाइल हैं, कितने इश्यूज हैं दोनों के दरमियान, लेकिन ये इंडिया के इशू पे दोनों एक हैं। कोई ऐसी वजह हुई है ना जो कि जिसकी वजह से अमेरिका जिच हो गया है। जिच का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना, बेजार हो गया है। क्यों बेजार हो गया है, क्या हुआ है? उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है यहाँ पे। और इस बात को मैंने कोई 4 साल पहले से, मैं इनसे बात 4 साल से मैं ये बात कह रहा हूँ कि जब ये वक्त आएगा तो ये अमेरिका इनके साथ खड़ा नहीं होगा। तो कोई वजह है तो मैं बात कह रहा हूँ भाई। मैं क्यों नहीं कह रहा कि ये अमेरिका इनके साथ खड़ा होगा, ये कहने में क्या है। लेकिन कोई वजूहात, कोई बात हमने भी कहीं सुनी होगी अमेरिकन के साथ, हम भी 2-4 लोगों से सलाम दो हमारी भी हो जाती है, ऐसी की बात है। तो मैं हमेशा ही बात कहता हूँ कि वो इन पर ट्रस्ट नहीं करते। क्या वजह हुई है आखिर, और उसको इन्होंने बेहतर क्यों नहीं किया? इन्होंने तो कंपेनिंग की है पूरी वहाँ पे जाके प्रेसिडेंट ट्रंप की। और प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो उसके आने के बाद तो बाकायदा मंदिरों में पूजा हो रही थी वहाँ पर कि जी वो ट्रंप आ जाएंगे तो ऐसे होगा, तो वैसे होगा, तो बाइडेन जाएगा तो हमारी तो। अब जनाब वो प्रेसिडेंट ट्रंप आके, तो एक तो वो मामला है ना कि चलें जी आप इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी को जिच कर रहे हैं जी। अच्छा, बार बार पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं तो जंग का ऊपर वो बेजार हो रहे हैं कि जी राफेल गिरे, ये फिर उनके फौज के लोगों ने आके बात करनी शुरू कर दी कि जो नुकसान तो होता है ना दोनों तरफ, जंग में होता है, ये होता है, वो होता है, वो जैसे तैसे करके अभी उसकी वजाहत कर ही रहे थे। लेकिन अब एक ऐसा मामला आ गया जो मोदी जी की ज़ात तक महदूद नहीं है। अब ये पूरे भारत का इशू है। और मैं हमेशा मैं भारत को ये मोदी जी और RSS और इनके लोगों से अलग करता हूँ, क्योंकि वहाँ पर बड़े टैलेंटेड और बड़े ज़बरदस्त लोग रहते हैं। वहाँ पे बड़े मेहनत कश उनके किसान, उनका जो एग्रीकल्चर, उनका जो फार्मास्यूटिकल्स के लोग हैं, उनके बाकी जो उनके जो स्ट्रेटजिस्ट हैं, उनके जो असातिज़ा हैं, बड़े टैलेंटेड नौजवान, बड़े टेक इंडस्ट्री में बड़े आगे हैं वो। अब जनाब उनके साथ ये 2 जो भेजे हैं, जो उन्होंने सोशल ट्रुथ पे डाला है, एक तो ये होता है ना सिंपली आप कह देते हैं कि जी इस मुल्क ने हमारे साथ ऐसे किया, इस मुल्क के ऐसे नहीं किया, ऐसे नहीं किया। अब ये 4 देखें, 4th रिमेंबर। अब आप मैसेज की लाइनिंग्स देखें ज़रा, जो सोशल ट्रूथ पे 4th जो मैसेज है इनका। रिमेंबर वाइल इंडिया इज़ अवर फ्रेंड वी हैव ओवर द ईयर्स डन रिलेटिवली लिटिल बिजनेस। हमारा बहुत थोड़ा बिजनेस है हमारा इंडिया के साथ, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं करता है, क्योंकि उनकी टैरिफ बहुत हाई है, अमंग द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। अच्छा, एंड दे हैव द मोस्ट स्ट्रेनियस एंड obnoxious नॉन मॉनेटरी ट्रेड बैरियर्स ऑफ एनी कंट्री। और उसके बाद दे ऑलवेज बॉट अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द मिलिट्री इक्विपमेंट फ्रॉम रशिया से जो एंड आर रशियाज लार्जेस्ट बायर ऑफ एनर्जी अलॉन्ग विद चाइना सबसे ज़्यादा रूस से ऑयल ले रहा है, जिसकी वजह से रशिया को कोई उनकी इकोनॉमी को प्रॉब्लम नहीं हुआ। वो जितना ऑयल यूरोप को देते थे उससे कहीं ज़्यादा चाइना ले रहा है। और चाइना को भी बड़ा सुकून है कि वो ये बेर हैमर के अंदर कोई क्राइसिस होता है, कुछ होता है, वो अपनी साइबेरिया की जो पाइपलाइंस हैं वो तेज़ी का बिछा रहे हैं, जो डायरेक्ट वहाँ से ऑयल जा रहा है। अच्छा, स्टॉप द किलिंग इन यूक्रेन, ऑल थिंग्स नॉट गुड। अच्छा, फिर इंडिया विल देयरफॉर बी पेइंग अ टैरिफ ऑफ 25% प्लस अ पेनल्टी फॉर अबव। अच्छा, ये तो वो था ना, थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। ये तो कल हम डिस्कस कर लिया था। उसके बाद क्या हुआ, अगला देखें आप जो नहीं आया। वी आर वेरी बिजी इन द वाइट हाउस टुडे वर्किंग ऑन ट्रेड डील्स। बहुत सारे मुल्कों से हो गई लीडर्स, बहुत से मुल्कों से लीडरों से बात हुई, और ये सारे जो हैं ये बहुत खुश हैं अमेरिका से। अच्छा, ये जो है अब ये साउथ कोरिया ट्रेड डेलीगेशन से मुलाकात होगी,
सही। और साउथ कोरिया जो है इस वक्त वो 25% टैरिफ पे है, लेकिन एक ऑफर है उनके पास। सही। और वो ऑफर जो है साउथ कोरिया इनका अमेरिका के बहुत करीब है। नॉर्थ कोरिया एक तरफ है, साउथ कोरिया एक तरफ है, फौज बैठी हुई है साउथ कोरिया के अंदर। अच्छा, कोरियन वॉर्स के बाद से कई दफ़ा हम डिस्कस कर चुके हैं इसको जी। और आई विल बी इंटरेस्टेड इन हियरिंग के वो ऑफर क्या लेकर आए हैं साउथ कोरियंस। अच्छा, मैंने जो आई जस्ट कंक्लूडेड अ डील, मैंने एक डील कंप्लीट कर ली है पाकिस्तान के साथ। सही। और वो क्या है, पाकिस्तान एंड यूनाइटेड स्टेट्स विल वर्क टुगेदर ऑन डेवलपिंग देयर मैसिव ऑयल रिजर्व्स। ठीक है। अच्छा, वर्क टुगेदर, अब यहाँ पे मैं ये जुमलों को थोड़ा सा वो कहते हैं ना डी कोड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो ये कह रहे हैं कि विल वर्क टुगेदर ऑन डेवलपिंग देयर मैसिव। देखिए, पाकिस्तान एंड यूएस विल वर्क टुगेदर ऑन डेवलपिंग देयर मैसिव ऑयल रिजर्व्स, यानी उनके ऑयल रिजर्व में पाकिस्तान भी काम करेगा और पाकिस्तान के ऑयल रिजर्व्स जो हैं उसमें यूएस की कंपनीज भी आएंगी। इसको देखें ना, इस जुमले को अगर पढ़ें तो ये तो एक तरफा जुमला तो नहीं है। वर्क टुगेदर ऑन डेवलपिंग देयर मैसिव ऑयल रिजर्व्स, इसमें ये तो नहीं है कि यूएस काम करेगा पाकिस्तान में, इसमें तो ये है कि वहां पर पाकिस्तानी काम करेंगे उनके ऑयल रिजर्व्स के लिए और यहाँ के लिए वर्क टुगेदर। अच्छा, डेवलपिंग देयर मैसिव, देयर है ना, तो दो मुल्कों का जिक्र हो रहा है। अच्छा जी, तो ये डील हो गई पाकिस्तान के साथ, वरना तो ये लफ्ज़ इस तरह होता था कि यूएस कंपनीज विल गो इन पाकिस्तान एंड, अच्छा, तो ये बहरहाल बायलैटरल अभी क्लैरिटी आ जाएगी इसमें। अच्छा, वी आर इन प्रोसेस ऑफ चूजिंग द ऑयल कंपनी, ठीक है ना, दैट विल लीड दिस पार्टनरशिप। एक अमेरिकन कंपनी कोई होगी जो इसको लीड करेगी और जाहिर है कि लेकिन पाकिस्तानी भी उसमें होंगे, पाकिस्तानी उधर जाएंगे, वो अमेरिकन कंपनी होगी, जो भी होगी वो। अच्छा, और who knows that will lead this partnership, who knows, maybe they'll be selling oil to India someday। और ये जो है ये हो सकता है कि ऐसा हो कि ये जो है ये इंडिया को ऑयल बेच रही हुई कंपनी, पाकिस्तान ऑयल दे रहा हो इंडिया को। अच्छा, और उसके बाद दूसरे मुल्क भी अपने टैरिफ लेकर आ रहे हैं और ये जो है ये, थैंक फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अच्छा, इसको देखें, दो बातें। पहली बात तो ये है कि ये इसको वो समझ रहे हैं कि टॉन्ट हो रहा है, ये टॉन्ट किया भी है उन्होंने, स्नब किया है इंडिया को, ठीक है ना, स्नब है, प्रॉपर स्नब है उनकी, जो मोदी जी की जो भी ये उसका खात्मा है उनकी फॉरेन पॉलिसी का और बाकी जो भी ट्रेड, इसके बाद नुकसान पूरे भारत का करवाया है इन्होंने। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के पास ऑयल के ज़खायर हैं, बहुत से ज़खायर ऐसे हैं जो पाकिस्तान शो करता है, बहुत से शो नहीं करता, ठीक है। पाकिस्तान के पास ऑयल के ज़खायर हैं, बस इससे ज़्यादा बात नहीं कर सकते। वो कुछ पाकिस्तान के समुद्री इलाकों में है, कुछ बाकी इलाकों में, लेकिन ये है कि वो कैसे अमेरिका के साथ कैसे बात हुई है, क्या होगा, कैसे होगा, तो वो आगे फ्यूचर की बात है। किसी न किसी कंपनी ने आके तो ज़ाहिर निकालने हैं वो। अब हम किसको, पाकिस्तान अमेरिका को वो देता है उस ऑयल का, क्योंकि ज़ाहिर चाइना के साथ देखें, यहाँ ऑयल के मामले पे मेरे ख्याल कि चाइना के साथ कोई इशू होगा, क्योंकि चाइना को बहुत ज़्यादा ऑयल जो है वो मिल रहा है और उसमें रेयर अर्थ मिनरल्स का जिक्र नहीं है। तो चाइना को के पास तो वाफिर मिकदार में ऑयल है, और वाफिर मिकदार में ऑयल है चाइना के पास, और वो जो ऑयल है वो आ रहा है रशिया से। हमने इसमें बैलेंस करना होगा यकीनन कि अमेरिका और चाइना के दरमियान कैसे बैलेंस होती हैं चीज़ें, और अगर कोई अमेरिकन कंपनी आती है और वो आके ऑयल एक्सप्लोर करती है, ये आपके जो हमारे जो समंदरों में ज़खायर हैं और बाकी जो है मामला, तो ये अभी इसकी तफसील तय होगी, लेकिन डील कॉन्क्लूड हो गई, डील कॉन्क्लूड हो गई। अच्छा, अब जनाब मुझे ये कोई बताए कि जनाब ये 25% का मतलब ये हुआ कि उनका एग्रीकल्चर, उनके लोग, अच्छा ये पैटर्न में चीज़ें चल रही हैं, पहले वो निकाल रहे हैं वहाँ से हथकड़ियाँ पहना के, जिस तरह से वो बाकी जो लैटिन अमेरिकन स्टेट्स हैं कुछ वहाँ पे लेके जाए, वहाँ से वो, और ये आपका ख्याल से इंडिया में जो लोग हैं, इंडियन एयरलाइंस को अगर कहा जाए, एयर इंडिया को कहा जाए कि जी ये मुसाफिरों को आपने डिपोर्ट करना है वहाँ से, तो इंडियन जो एयर इंडिया है वो आराम से लेकर नहीं आ सकती, आराम से लेकर आएगी कि लोग डिपोर्ट नहीं, उनको फ़ौजी जहाज़ों में, पहली दफ़ा फ़ौजी जहाज़ों में हथकड़ियाँ लगा के उनको डिपोर्ट कर रहे हैं वहाँ से। ये एक मैसेज है, एक अजीब सी बात है ना। अच्छा, उसको भी सीरियस नहीं ले रही, कुछ नहीं होता जी, कुछ नहीं होता।
उसके बाद ये जो जंग हुई है उसमें जहाज़ गिरे हैं, ये अमेरिका कह रहा है, पूरी दुनिया कह रही है, वो माने स्टॉक गिर गए जहाज़ों के, वो सारा हो गया, वो नहीं मान रहे। अच्छा, उन्होंने कॉल की और जनाब वो कह रहे हैं जंग रुकवाई। किसी दिन किसी ने वो चला दिया, क्या कहते हैं, ऑडियो वगैरह आ गई, तो मुझे बताएं कि कहाँ पे खड़े होंगे मोदी जी। इस मामले को संभाल ही नहीं रहे, वो इसको ऐसे ले रहे हैं जैसे कि वो बिल्कुल कोई सियासत, कोई राजनीति हो रही है। ये मुल्क का मामला है, उसमें उनके किसानों का इशू है, उनके लोगों को वीज़े मिलने हैं बाहर के, उनके ट्रैवल करना है। हाथी के पाँव में सबका पाँव, जहाँ अमेरिका जाएगा तो वहाँ सब चले जाएंगे। तो अब इशू ये है कि उन्होंने साथ रशिया का भी कह दिया कि रशिया की कंपनीज़ के ऊपर, रशिया से आप ऑयल ले रहे हैं तो रशिया से चाइना भी ले रहा है, और चाइना की तो क्या कहने जूते की नोक पे उनको रेयर अर्थ मिनरल सारे उनके पास हैं, ठीक है ना। उनकी शायद डेट भी एक्सटेंड हो गई। उनके चाइना के ऊपर क्या लगेगा टैरिफ, वो 500% लगे, 400% लगे, जो भी लगे। प्यूटिन से वो बराह रास्त बात करना चाह रहे हैं और करते हैं, शी जिनपिंग से बराह रास्त बात करते हैं और करना चाह रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि इसको मोदी जी को अब एक, क्योंकि मुल्क का मसला आ रहा है ना, और उस मुल्क के मसले में चूंकि पूरा रीजन एक टर्मोइल का शिकार हो गया है, पूरी दुनिया टर्मोइल का शिकार है। भाई इंडिया के साथ कौन है, ठीक है ना, और इसमें कोई एक्सीडेंटल अगर कोई वाकया होता है, कोई फॉल्स फ्लैग कोई चीज़ करते हैं, वो कोई परेशान, कोई अपने आप को कोई भी और वाकया होता है, तो उस वाकये में अच्छा फिर ये ऑपरेशन सिंदूर जो है उसमें फतह हासिल कर ली। ओ भाई, अगर ऑपरेशन सिंदूर में फतह हासिल कर ली तो फिर पॉज क्यों है? फतह देखिए ना, विक्ट्री का क्या मतलब है? विक्ट्री हो गई, क्या विक्ट्री हो गई? मतलब उस विक्ट्री के कोई पैरामीटर्स होने चाहिए ना। मतलब विक्ट्री हो गई क्योंकि हमने 4-5 जगहों पे पता नहीं जो थे वो तबाह कर दिए और ये कर दिए, वो ये विक्ट्री हो गई। और जो जहाज़ गिर गए उनका जिक्र नहीं करना। तो अब इशू ये है कि वो विक्ट्री हो गई तो फिर पॉज क्यों है? देखिए ना, ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं है, अभी वो चलता रहेगा। इसका मतलब है कि कुछ बहुत ही बड़ा गुफअप हुआ है ना कोई। अगर फतह हासिल हो गई है तो फिर फतह के बाद पॉज क्यों लगा? मैं आपसे कह रहा हूं, इनके लोग इनसे खुद सवाल करेंगे और ये उनको जवाब देंगे। और ख़ासतौर पे ये जो मामला है ना, ये एक पैटर्न है। कुछ हमारे पास भी बातें हैं कि ये कहाँ से शुरू हो रहा है पैटर्न। ये जब चाइना के साथ हुआ था तो ट्रम्प दौर था ना, जब चाइना ये पूरा जो साबिका LAC के ऊपर जो वो आए थे, गलवान वैली और ये सब, तो उस वक्त ट्रम्प, फिर उसके बाद वो वैक्सीन का, मैं एक बात दोहराता रहा हूँ और याद दिलाता रहा हूँ कि ये गलत है, ये F-35 का सौदा गलत हो रहा है, ये वैक्सीन के ऊपर आपको एम्बेरस कर रहे हैं, आपके जो है ये दलाई लामा आपने गले पाल ली अपने, दलाई लामा का पूरा इशू, उसका कोई फ़ायदा आपको नहीं होगा। उसके बाद आपने पढ़ो हसीना वाजिद, ये फलां आगे पीछे, ये आप अब छोटी छोटी बातों पे खुश हो रहे हैं, ये मालदीव हमारे साथ आ गया। ओ भाई, जब वो कहते हैं ना चिप्स जब डाउन होंगी तो उस वक्त आपको पता चलेगा कि आपने तो बहुत इन्वेस्टमेंट की हुई है। आप ज़रा उसको ज़रा एक स्ट्रेटेजिकली देखें ना कि कहाँ पे है मामला, कहाँ खड़ा हो गया है ये ख़त्ता और पूरी दुनिया जाके। हमारे मसाइल होते हैं, हम खुद बात करते हैं। देखिए ना, अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात हमारे ख़राब हो, बात कहते हैं ख़राब है ताल्लुकात, खुल के कहते हैं ना, फितना खवारिज और वहाँ से दहशत गर्दी, और खुल के जब अच्छे होते हैं तो हम कहते हैं अच्छे हैं ताल्लुकात। मगर एक गोल मोल बात करना, अच्छा जी वो अच्छे भी हैं, नहीं भी हैं, अच्छा जी वो ये कंबोडिया थाईलैंड के पीछे अमेरिका और चीन है और आपस में प्रॉक्सी वॉर हो जाए, चाइना, दोनों ने बात की हो, चाइना में सुलह हो गई। एनीवे, तो ये एक ऐसा राज है जो राज अब खुलने को है कि आखिर, और ये राज खुलेगा। ये राज अगर अमेरिका, ये नहीं मोदी जी नहीं खोलेंगे तो ये राज बाहर के मुल्कों में खुलना शुरू हो जाएगा कि क्या हुआ था, क्योंकि ये अब मामला जो है इसमें भारत के भी जो फॉरेन ऑफिस के लोग हैं, बाकी लोग, वो भी परेशान है कि ये कहाँ पर हमारी फॉरेन पॉलिसी को लेके चले गए हैं मोदी जी। अपनी राजनीति और बिहार का इलेक्शन और उस इलेक्शन होते जीतते, पार्टियाँ जीती आती हैं, मुल्क को थोड़ी दौ पे लगा देते हैं आप। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात जो पाकिस्तान के हवाले से आज अच्छी खबर है, इस खबर को, ये इंडिया वाली खबर को मैं अच्छा क्या कहूँगा, मतलब मुझे तो इसको देख के, मतलब मैं इसको कोई अच्छी खबर नहीं कह रहा पाकिस्तान के लिए। मैं वो जो एक हमारा एक वो है ना, मुझे हैरत है, अफसोस है, और मुझे मैं समझने से कासिर हूँ कि इंडिया के साथ क्या किया है। यानी देखे ना, इंडिया के साथ क्या किया है अमेरिकन ने, मतलब ये तो अजीब ही एक मामला कर दिया ना। इसको क्या कहा जाए, मतलब इसकी कुछ क्लैरिटी आए तो हम तबसरा करें ना। मतलब रोज़ वो आते हैं, एक जूता मार के निकल जाते हैं, इसमें क्या बात की जाए।
तो और उनकी तो मैंने कल भी बात की थी मोदी जी की और उनके तो चेहरों पे भी एक अजीब सी वो एक अजीब से उनके चेहरे भी अजीब से हो गए हैं जयशंकर जी के ना। उनका जो रंग रूप उजड़ गया उनका जब से ये पिछले चंद महीनों के दौरान। बड़े स्मार्ट थे ये जयशंकर जी, अब वो उनका रंग रूप जो है ना काफ़ी उजड़ गया। अच्छा ये जो है ना बहरहाल, और मैं ये तंजिया नहीं कह रहा हूँ, सीरियसली कह रहा हूँ। आप देखें इनके वो नहीं है, इनके अंदर जो एक चामनेस रंग वंग इनका बड़ा साफ था। अच्छा एनीवे, अब आप आ जाएं ये जो पाकिस्तान की तरफ से चाइना, ये है खबर अच्छी, ये खबर, इस खबर को मैं अच्छा कहूँगा। ये खबर है कि जी चाइना लॉन्चेस न्यू रिमोट, ये 36, ये जो नया रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है ये पाकिस्तान का आज लॉन्च हुआ है। ठीक है, ये पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी, अगर आप चाइना और पाकिस्तान की मुश्तरका टेक्नोलॉजी, चाइना डेली 36 इसको बता रहा है। और फिर उसके बाद 37 पे हम देखें तो ये शिंजो अभी वहाँ से इसको कोट कर रहा है कि लॉन्चेस न्यू रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। तो ये जो है चाइना ऑन ट्यूसडे लॉन्च द पाकिस्तान रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट PRSS-1 फ्रॉम शिंगयांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर इन साउथ वेस्ट चाइनाज सियाचिन प्रोविंस। ठीक है ना, तो ये मुबारक हो पाकिस्तान के लोगों को। ये स्पेस प्रोग्राम ये कोई स्टार्ट नहीं, बिस्मिल्लाह नहीं हो रही, ये उसके ये आगे बढ़ता जा रहा है। कुछ उनकी टेक्नोलॉजी है, कुछ हमारी टेक्नोलॉजी है, और ये है कि ये आगे बढ़ता जा रहा है स्पेस प्रोग्राम पाकिस्तान का। अच्छा दूसरी जो बात है वो ये है कि ये जो जिस बात का जो है ना खदशा है, अच्छा हमारे जो यहाँ पे डिफेंस एनालिस्ट हैं जो दिफाई मामलात पे नज़र रखते हैं, वो कहते हैं कि इंडिया फॉल्स फ्लैग करेगा, और इंडिया फॉल्स फ्लैग करके, और चूंकि वो बौखला गए मोदी जी, तो फॉल्स फ्लैग करके वो कोई अटैक कर सकते हैं। ये बात भी मुझे उनकी समझ नहीं आती। हमारे जो डिफेंस एनालिस्ट हैं कहीं मुझे बात समझ नहीं आती कि इंडिया कैसे करेगा, वो चारों तरफ कंटेन हो गया है, वो एक फ्रंट थोड़ी है, एक फ्रंट उधर, एक फ्रंट बांग्लादेश। अच्छा 7 सिस्टर्स ऐसे ही निकल गया था मुंह से उनके, डॉक्टर यूनुस के, उधर से वो म्यांमार, उधर से वो जनाब नेपाल, उधर भूटान, ऊपर से जब चिप्स नीचे जाएंगी तो आप देखिएगा उस वक्त मालदीव कहाँ खड़ा होगा, और उस वक्त जो है वो श्रीलंका कहाँ खड़ा होगा। और ये नया जो सार्क का मुतबादिल, और ये बहुत बड़ा होगा सार्क का मुतबादिल, क्योंकि कल मैंने बात की थी ना, कॉकस से शुरू होकर सेंट्रल एशिया, और सेंट्रल एशिया से शुरू होकर वो पाकिस्तान की कहाँ तक पट्टी बनती है। अच्छा, और फिर उसके बाद ये है कि उसके इंडिया के उस तरफ भी पाकिस्तान आ गई है, बांग्लादेश और सारे जो हैं वो तो पाकिस्तान। और ये तो आसियान के अंदर चाइना का जो इन्फ्लुएंस है, तो चाइना का इन्फ्लुएंस, पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस एक ही बात है। चाइना जो है वो पाकिस्तान है, पाकिस्तान जो है चाइना है, तुर्की पाकिस्तान है, पाकिस्तान तुर्की है। वो बहुत सारी बातों पे, स्ट्रेटेजिक मामलात पे हम एक हैं, एक जमा होकर हम स्टैंड लेते हैं। और उसका सबसे बड़ा सबूत जो है वो आर्मीनिया है। अच्छा, तो मतलब आर्मीनिया को तस्वर भी नहीं कर सकता पाकिस्तान की, कभी आर्मीनिया को तस्लीम करे। आज़रबाईजान इतना करीब है हमारे, यानी आप सोचें एक कुर्बत ऐसी होती है कि आप एक मुल्क को इतनी तस्लीम करते, आप कहते हैं जैसे इसराइल है वैसे आर्मीनिया है, यानी वो सूरत हाल है। ठीक है, जैसे आर्मीनिया वैसी ताइवान है। तो बात ये सारी कि अब वो ये हमारे उनके साथ ताल्लुकात हैं। अब आप आ जाए गजा में, इस्ती विदकॉफ पहुंच गए, और फिर वहां पे क्या हुआ, ब्रेक के बाद डिस्कस कर लें। जी नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। तो डॉक्टर साहब आप ये कह रहे थे कि आपको जंग का खतरा कम नजर आ रहा है। जी, जंग का खतरा तो मतलब जंग तो जाहिर है कि हो सकती है, उसको तो रोका नहीं जा सकता अगर होने, लेकिन वो जंग कैसे होगी, मतलब मैं इसको देखिए ना, फॉल्स फ्लैग होगा, और फॉल्स फ्लैग के नतीजे में जो है वो फिर वही होगा जो अभी हुआ, और वही तैयारे होंगे, वही लोग होंगे, वही हुक्मरान होंगे, और कभी वो कहेंगे ये टू फ्रंट वॉर है, लेकिन अब तो टू फ्रंट नहीं है, अब तो उससे ज़्यादा है ना, अब तो टू फ्रंट से ज़्यादा बढ़ चुकी है बात। और उसमें जब ये पता चल जाए कि जी वो अमेरिका साथ नहीं है, पूरी दुनिया को ये पता चल जाए, तो फिर तो बिल्कुल ही अजीब सी सूरत हाल हो जाती है, कभी आपका कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनर ही नहीं है। तो इस वक्त जो मोदी जी हैं उनको अपने अवाम को एतमाद में लेना, हमारा काम है मशवरा देना, अपने अवाम को ये एतमाद में लें, खुल के बात करें। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा
सीट चली जाएगी ना, मुल्क तो बचेगा ना। बात तो, और ये भी खुद भी शायद इनकी हुकूमत भी बच जाए अगर ये लोगों से खुल के बात करें ना भाई, उस तरह करें जिस तरह बिल क्लिंटन ने की थी, तो खुल के बात करें ये मसला है, ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ। अब ये नाम ही नहीं लेते, ना चाइना का लेते हैं, ना इंडिया का लेते हैं, ना किसी का। तो बात ये है कि वो ना ट्रंप का लेते हैं, तो उसके नतीजे में वो एक बहरान बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, पूरा भारत का शिकार हो रहा है। वीज़े भी उनके बंद, उनके टेक के लोग भी कह रहे हैं वो एम्प्लॉय नहीं करो, वो हर रोज़ एक दफ़ा जो है ना वो छितर फिरते हैं इनके ऊपर, और ये उसके ऊपर चिप बैठे हुए हैं, अपने मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं और बैठे हुए हैं। अजीब किस्म के गोंद लगा के बैठ जाते हैं ना कुर्सी पे, तो उठना ही नहीं है बस। ये उस तरह का तबका है। तो इनको चाहिए अपने अवाम को इत्मीनान मिले। अच्छा, साउथ कोरिया के साथ क्या हुआ? साउथ कोरिया डील हो गई। ये जब उन्होंने ट्वीट किया ना पाकिस्तान का, ये इंडिया वाला, पाकिस्तान इंडिया वाला, तो उसके बाद उन्होंने कहा साउथ कोरिया वाले आए हुए, डील हो गई, साउथ कोरिया डील हो गई। और साउथ कोरिया डील हुई, इनके साथ तो 25% पे हो रही है ना, उनके साथ 15% पे हो रही है, 15% पे उनकी डील हुई। कम से कम 15 है ना, 15 से वैसे 10 है, 15, तो 15% पे उनकी डील हो गई। लेकिन उसके साथ क्या तय हुआ कि 350 बिलियन विद बी, साउथ कोरिया उनका इत्तेहादी, क्वाड का हिस्सा, वो अमेरिका में इन्वेस्ट करेगा। साउथ कोरिया अमेरिका में इन्वेस्ट करेगा। 50%, 15% ऐसे नहीं मिली। ये तो दुनिया की बहुत बड़ी इकॉनमी है, ये तो कारून का खजाना है। ट्रम्प के नज़दीक ये कारून का खजाना है, बहुत बड़ा एक खजाना है दुनिया का, इंडिया। तो 350 बिलियन, फॉक्स बिजनेस कोट कर रहा हूँ, साउथ कोरिया टू इन्वेस्ट 350 बिलियन इन यूएस अंडर न्यू ट्रम्प ट्रेड एग्रीमेंट। सिर्फ 15% नहीं है, 15% तो टैरिफ लो कर दिया उन्होंने, 25 से 15 ले गए, लेकिन 350 बिलियन की इन्वेस्टमेंट भी करवाई। अच्छा, इंडिया तो सोने की कान है, साउथ कोरिया वगैरह तो बहुत पीछे आते हैं इकोनॉमी में, इंडिया तो तीसरी चौथी खुद कहते रहते हैं ना। अब इंडिया से क्या करेंगे वो? अच्छा, यहां भी नहीं खत्म किया, किस्सा नहीं खत्म किया इधर, आगे चले ना आप जरा। 24 वो साउथ कोरिया में क्या रौला पड़ा हुआ है। साउथ कोरिया ने 100 बिलियन विद बी का असलहा भी खरीदना है, सॉरी एनर्जी खरीदनी है, उनसे एनर्जी खरीदनी है, ठीक है। और यानी कितने हो गए, 350 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करनी है उन्होंने, और 100 बिलियन की उन्होंने ख़रीदनी है वहाँ से एनर्जी। तो उसके बाद उसके नतीजे में 25 से 15% हो गई है। ये साउथ कोरिया के साथ बड़ी ज़बरदस्त डील हो गई है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये शिपिंग का एक और फंड भी बनेगा, उसमें शिपिंग का 200 बिलियन विद बी, ठीक है। तो बड़ी ज़बरदस्त डील हो गई साउथ कोरिया के साथ, ये इत्तेहादियों वाले के। इंडिया तो सोने का कान है, खुद मईशत तरक्की कर गई, दुनिया में छा गए, आ गए, छा गए, ये वो, इसको इनसे क्या करेंगे? F-35 खरीदवाएंगे, क्या करेंगे, सोर्स कोड देंगे, कितने बिलियन की इन्वेस्टमेंट करवाएंगे, क्या करेंगे, या इधर ही रोक देंगे? और 6 तो कंपनियों पे पाबंदी लगा दी, वो ईरान से 9 कंपनियों पे पाबंदी लगा दी, 6 शख्सियात पे लगा दी पाबंदी भारत के, वो ईरान से। अच्छा, पूरी दुनिया से कोई रिएक्शन ही नहीं आ रहा, ना किसी यूरोप के मुल्क ने रिएक्ट किया कि भाई इंडिया के साथ ज्यादती की आपने, ना चाइना और आसियान मुल्क, किसी मुल्क ने कहा नहीं। सिर्फ ईरान की तरफ से आया कि वो जी हमारे चंद लोगों के ऊपर पाबंदी लगा दी है, चंद कंपनियों पे, क्योंकि इंडिया से कहते हो काउंटर प्रोडक्टिव। वो तो काउंटर प्रोडक्टिव है कि जी इंडिया की, वो ईरान कह रहा है कि जी आपने बड़ी ज्यादती कर दी है अमेरिका से, यानी ईरान कह रहा है इस वक्त। तो ये इस मखमसे से निकलना होगा जल्द से जल्द वज़ीर आज़म मोदी को, वरना बैठे रहेंगे तो नुकसान करवाएंगे। या बात करें खुल के, ठीक है ना, खुल के बात करें और उनसे कहें कि भाई ये क्या है, क्या मजाक है, और नाम लें, बात करें, वरना ये जो है ना ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ये रुकेगा नहीं। क्योंकि वो एक दफ़ा उन्होंने देख लिया है तो देख लिया है, अब वो बिल्कुल जो है ना वो इनको एक ख़ास जगह पे लगे जाके देख लें, आइसोलेशन में चले गए हैं। वो फातहीन के साथ खड़े होते हैं, अमेरिका स्ट्रॉन्ग मैन के साथ, वो हारे हुए लश्करों के साथ वैसे ही नहीं खड़ा होता ट्रम्प जो है।
तो ये है कि अब ये इनको, और मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, मोदी जी की बात कर रहा हूँ, इनको क्लैरिफाई करना पड़ेगा जल्द से जल्द अपने लोगों को कि क्या हुआ है। और ये नहीं, राफेल से नहीं, ये शुरू करें वहाँ से कि ये जब ये अदानी ग्रुप के साथ तय कर रहे थे मामला, राफेल ख़रीद रहे थे, और ये वहाँ से शुरू करें और अब तक बताएं कि क्या हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर कौन है इस रीजन में। ठीक है। अच्छा, मैं ये नहीं मानने को तैयार कि इन्होंने खुद दलाई लामा को बिठा लिए बगैर अमेरिकन के कहने पे। खुद कैसे बिठा लिए इन्होंने? इनके क्या दलाई लामा इनको बचाएगा चाइना से? क्या करेगा? टैरिफ कम करवाएगा? यानी एक कोई पॉलिसी बनाते हैं ना 12। एनीवे, अच्छा, अब जनाब स्टीव विथकॉफ पहुंच गए। वो पहुंच गए इसराइल, और उनकी इसराइल में मुलाकात होगी नेतन्याहू से। अब नेतन्याहू से तो मुलाकात हो गई, मगर नेतन्याहू का डालना है अचार नेतन्याहू के हाथ में रहा क्या है? उधर से कनाडा ने रात को ऐलान कर दिया, मार्क कॉमनी जो है उन्होंने ऐलान कर दिया कि जी हम जो हैं वो यहाँ पे तस्लीम करते हैं। मार्क कार्नी ने हम तस्लीम करने, ये इन्होंने ऐलान कर दिया कि हम तस्लीम कर लेंगे। ये सितंबर तो आ गया ना, सितंबर तो अगस्त सितंबर, ये तो हम ऐलान कर देंगे। 60 दिन 8 दिन का तो किस्सा गया। हम जनरल असेंबली से पहले फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक और बात हुई जिसका उन्होंने ऐलान बाद में किया। वो बात, एक कॉल उनकी एक हुई थी जिसको उन्होंने शो नहीं किया, शो बाद में किया उन्होंने, और वो है सेकंड स्लाइड। प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा ने तस्लीम करने से पहले एक टेलीफोन कॉल भी की है, और वो कॉल जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा ने की है प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम सर केयर स्टार्मर से। ये सेकंड स्लाइड हम दिखा सकें तो इनकी बात हुई आपस में दोनों की। 29 जुलाई को दोनों ने बात की है, और उसके बाद गज़ा इन्होंने डिस्कस किया उसमें, और फिर उसके बाद इन्होंने जो है वो डिस्कस कर लिया है। इन्होंने कहा कि हम इसको तस्लीम करने का ऐलान करते हैं। और ये CNN को मैं कोट कर रहा हूँ, कनाडा जॉइंस फ्रांस एंड UK इन प्लानिंग टू रिकग्नाइज पैलेस्टीन स्टेट एट गल्फ विद US एंड की अलाइज ग्रोथ। यानी अमेरिका और की अलाइज, बाकी मुसलमान मुल्कों दुनिया को छोड़ दें, उनके जो करीबी अलाइज हैं वो भी अलग होते जा रहे हैं। अब कितने मुल्क हो गए? इसमें हो गया फ्रांस, इसमें हो गया बरतानिया, इसमें हो गया रशिया, इसमें हो गया चाइना। तो यानी पूरा का पूरा सिक्योरिटी काउंसिल में एक मुल्क रह गया, अमेरिका। अच्छा, और G7 के मुल्क आप गिनने शुरू कर दें तो आपको सारे एक तरफ नज़र आते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है वो जो एक और काम हुआ वो ये हुआ कि नीदरलैंड ने तो 2 बंदों को बैन किया हुआ था ना। अब अच्छा, एक मुल्क रह गया था, वो रह गया था जर्मनी। जर्मनी के चांसलर परेशान थे ना कि क्या करूं, मर्क्स जो है वो परेशान थे, क्योंकि उनकी राइट विंग जो SDP पार्टी है, सोशलिस्ट पार्टी उनकी, वो तो प्रो फ़लस्तीनी है बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने भी जनाब आज ये इंडिकेटर दे दिया, ब्लूमबर्ग कोट कर रहा हूँ, कि जर्मनी भी रिकग्नाइज करने जा रहे हैं पैलेस्टीनियंस को। कनाडा, फ्रांस, ये सारे मुल्क के साथ अब ये पूरा का पूरा यूरोप जो है ना, ये भी रिकग्नाइज करने जा रहे हैं। इन्होंने भी दरवाजे खोल दिए हैं। और पॉलिटिको इसको रिपोर्ट कर रहा है, प्रेशर पाइल्स ऑन मर्क्स टू पनिश इजराइल ओवर गजा। ठीक है, और ये जो है उनके फॉरेन मिनिस्टर आ गए हैं, तशरीफ ला रहे हैं, पहुंच गए हैं बल्कि भी, और ये मैसेज लेके पहुंचे हैं, हेडिंग टू इजराइल 7th जर्मन फॉरेन मिनिस्टर वार्न्स बर्लिन विल हैव मूव टू रिकग्नाइज पैलेस्टीन स्टेट। हमें करना पड़ेगा, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, हुकूमत गिर जाएगी उनकी और लोग खड़े हो जाएंगे, सड़कों में निकलेंगे। तो हमें जो है जर्मनी भी आ गया इसमें। अच्छा, अब इसमें जो है वो एक और मुल्क आ गया, मुल्कों की कतार दर कतार दर कतार दर कतार जो फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने जा रहे हैं। और उसके लिए हम दुआ गो भी हैं, नेक ख्वाहिशात का इज़हार भी करते हैं। हमारे बड़े करीबी उनसे ताल्लुकात हैं, और वो हैं ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज़ जो हैं। ABC न्यूज़ कोट कर रहा है कि प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज़ वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट टू रिकग्नाइज पैलेस्टीन स्टेट। उन्होंने ये कहा है कि हमें सिर्फ वक्त का इंतजार करना है, हम अनाउंसमेंट का इंतजार कर रहे हैं, वक्त का, किसी भी वक्त कर दे। कई मीडिया ने चला दिया कि उन्होंने कर दिया है, उन्होंने कहा भी मैं करूँगा प्रॉपरली वक्त पे, अभी जल्द कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पर भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि उनकी भी किसी से बात हुई है, उनकी भी किसी से बात हुई है ये ऐलान करने से पहले।
और वो 11 स्लाइड में आपको पता चलेगा। ऑस्ट्रेलिया एंड यूके लीडर्स डिस्कस गाजा क्राइसिस, उनकी भी सर कियर स्टारमर से बात हुई है। तो कियर स्टारमर जो है इस तो फ्रंट पे बिल्कुल खेल रहे हैं और बड़ी ज़बरदस्त बात हो रही है इनकी। और ये जो है ये इनकी ये सारे जो हैं ये आगे बढ़ रहे हैं तेज़ी के साथ। अच्छा, टाइम्स ऑफ इसराइल ने तो चीख रहा है, उसने जर्मनी ने ऐलान कर दिया ना, जर्मनी ने ऐलान कर दिया, तो टाइम्स ऑफ इसराइल चीख रहा है 9th जर्मनी गोइंग नाजी अगेन। ये बेन ग्रिफ जो है उसने वो जो शैतानी आदमी है उसने कहा कि कंट्रीज फॉरेन मिनिस्टर हेड्स टू इसराइल, वो यहाँ आ रहा है तो चीख रहा है कि जी ये करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं। वो पाबंदियाँ लगा दी हैं, उन्होंने पाबंदियाँ लगा दी हैं कई मुल्कों ने। और एक काम बड़ा अनहोना हुआ है, आपको पता है ना, वो टुमारो लैंड में 2 डिटेन कर लिए थे इसराइल के फ़ौजी वॉर क्राइम्स में। हमने चंद रोज़ पहले बात भी की थी, थोड़ी देर के बाद छोड़ दिया था उनको। लेकिन आज एक बहुत नया काम किया है इन्होंने, यूरोप के मुल्कों ने नया काम शुरू किया है। वो इन्होंने ये किया है कि 2 इसराइली फ़ौजी जो कि जंगी जराइम में मुलविस थे उनको इन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के हवाले कर दिए। ये मैं 19th कोर्ट कर रहा हूँ, ब्रसल टाइम। बेल्जियम रेफर्स केस ऑफ 2 Israeli soldiers as Tomorrowland to ICC। और इसराइल 20th Israeli soldiers accused of Gaza war crimes referred to International Court of Justice। अपनी अदालत में नहीं, अपनी अदालतें भी तो लोकल होंगी ना, नहीं, उन्होंने उनके हवाले कर दिया, पकड़ के जो फौजी उधर गए थे सैर करने उनको पकड़ा है, गिरफ्तार किए और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के हवाले कर दिए, मुकदमे चलाओ वॉर क्राइम के। यानी ये, और इनकी कुछ तादाद जो है वो कोई 450 से 500 के करीब फौजी हैं जो आइडेंटिफाई हैं, जो बाहर ट्रैवल करेंगे उनको पकड़ के हवाले कर देंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के। ये एक नया सिलसिला शुरू जो ब्रसल्स ने शुरू किया है पहली दफ़ा, इससे पहले कभी नहीं था, इससे पहले नहीं हुआ ना, इससे पहले तो वारंट होंगे नहीं होंगे, गिरफ्तार करेंगे नहीं करेंगे, नेतन्याहू जाएगा, उनके फौजी जो इन्वॉल्व थे उनको पकड़ के हवाले कर रहे हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, इनके ऊपर वॉर क्राइम्स के मुकदमे चलाओ। यानी ये खेल शुरू हो चुका है। उसके बजाय स्वीडन उठा है और स्वीडन ने कहा है कि तमाम यूरोपीय यूनियन जो है वो इसराइल के एसेट जितने रखे हुए हैं यूरोप में उनको फ्रीज कर दे फौरी तौर पे। और ये बड़ा मुतालबा हुआ है स्वीडन की जानिब से कि जनाब ये सारा का सारा जो है ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, फर्स्ट टाइम, कि इन्होंने जो है वो अब ये देखें, कोरिया टाइम्स में सामने आ गया 27 US लोअर्स टैरिफ्स ऑन कोरिया 27 15% इन रिटर्न फॉर 350 बिलियन इन इन्वेस्टमेंट। और ये न्यूयॉर्क पोस्ट क्या कह रहा है 28 ट्रंप अनाउंसेस साउथ कोरिया ट्रेड डील विद 350 बिलियन US इन्वेस्टमेंट आवर्स बिफोर टैरिफ डेडलाइन। अच्छा, तो ये तो बड़ी एक अजीब सी पोजीशन। एनीवे, अब आ जाए गज़ा पे। गज़ा खुल गया है, ऊपर शुमाली गज़ा में इन्होंने फायरिंग की है क्योंकि ऊपर तक नहीं पहुंची, बहुत से लोग ऊपर से नीचे आ रहे थे, इन्होंने वहाँ पे फायरिंग की है और फिर शहादतें हुई हैं। वैसे जो भी शहीद हो रहे हैं बच्चे, या वो ज़ाहिर है कि वबा फैली हुई है, लेकिन गज़ा खुल गया है, अंदर रफ़ा की क्रॉसिंग भी खुल गई, ये भी खुल गया सारा। बड़ी ज़बरदस्त मुलाकात हुई है अहमद शरा की टीम और सर्जेई लेवरोव की। और आज किसी भी वक्त जो सीरिया विदाउट बशार अल असद, उनकी मुलाकात होने जा रही है प्रेसिडेंट पुतिन से, न्यू सीरिया विद प्रेसिडेंट अहमद शरा, नॉट विद बशार अल असद। उनकी मीटिंग होने जा रही है प्रेसिडेंट पुतिन के साथ। और ये ध्यान में रखें कि प्रेसिडेंट पुतिन ने नेतन्याहू को फ़ोन किया है, एक जो खबर दबी है। ट्रंप तो भी करेगा, क्या करेंगे प्रेसिडेंट ट्रंप, अभी क्या उनके हाथ में रह गया। फ़ोन किया है पुतिन ने और कहा है कि ईरान के साथ डिप्लोमेटिक बात करना, इसके बाद ईरान की तरफ मत आना दोबारा। मैसेज होता ना, कोट, ईरान की तरफ जंग मत छेड़ना बस। सेकेंड, सीरिया को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश मत करना। अब सीरिया को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं ये दुरूज वगैरह जो हैं। अच्छा, वो इसराइली कह रहे हैं कि ये वो चक्कर में गए थे कि हम दुरूजों को साथ मिला के यहाँ पे गन करेंगे गोलान में। वो कह रहे हैं कि डिस्टेबलाइज मत करना, हम मतलब ये सीरिया की तरफ मत आना। अब सीरिया के साथ कौन कौन है? सऊदी अरेबिया, टर्की, और एक क्या था कि पुतिन कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं जाते। अमेरिका पहले मान चुका है,
ठीक है, अमेरिकन पहले मान चुके और अब जनाब पुतिन ने कॉल करके कह दिया कि सीरिया को डिस्टेबलाइज करना। अब रह गया गज़ा। अब जनाब स्टीव विटकॉफ को जो कि बहुत ठीक जा रहे थे, और वो कैसे निकलते हैं, ये भी डिप्लोमेटिक इम्तिहान होता है ना, कैसे निकलते हैं। प्रेसिडेंट पुतिन जो है, प्रेसिडेंट ट्रंप दुखी हैं, मैंने कल भी बात की थी, उनको किसी ने घेर लिया बीच में। वो बड़ा सही जा रहे थे कि ये मैं इसको सीज फायर करवाता हूँ, जंगें ख़त्म करवाता हूँ, ये वो किसी जगह पे यूक्रेन का मसला हल करवा देते और किसी जगह पर वो ये गज़ा का तो कत्लेआम था ना, ये जो जंग थी नहीं, इसको ख़त्म करवाते। अब वो हमास ने तो असला फेंकना ही था भाई, आप एक दफ़ा ये कर देते ना एक ही फेज़ के अंदर सीज फायर करते, तो हमास तो वाले तो तैयार थे कि हम असला फेंकेंगे और यहाँ पे एक नया सेटअप बनेगा, फ़लस्तीनी अथॉरिटी एक नई शक्ल में। ये तो तय हो चुकी थी सारी चीज़ें। हम यानी आपका ख्याल है कि हमास असला लेके घूमते, हमास तो बनी इसलिए थी कि आपने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया, आपने चीट किया था ओस्लो एकॉर्ड के अंदर। इशू ये है कि इसलिए हमास बनी। जब आप एक दफ़ा उस तरफ बढ़ते हैं तो ये सारे गिरोह ख़त्म हो जाएंगे। इन्होंने असला इसलिए उठाया, जाने दिए इन्होंने। और अब बात किससे कर रहे हैं? आप बात कर रहे हैं हमास के साथ, आप फ़लस्तीनी अथॉरिटी। आज इन्होंने और एक कुलाड़ा चला दिए, PLO के ऊपर पाबंदी लगा दी अमेरिका में। ओ भाई PLO पे पाबंदी लगा दी तो बात किससे करेंगे आप? ये नहीं फ़लस्तीनी, अब मुझे ये नहीं पता कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी के ये नहीं महमूद अब्बास पे लगाई है, प्रेसिडेंट महमूद अब्बास पे लगाई है या उनके किसी और लोगों पे लगाई है, लेकिन ये है कि ये मैं 15th कोट कर रहा हूँ US न्यूज़, US सैंक्शंस पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ऑफिशियल्स एंड PLO मेंबर्स। ओ भाई अगर PLO के ऊपर भी आप लगा रहे हैं और आप अगर लगा रहे हैं, अब नीचे पता नहीं तस्वीर क्यों लगाई हुई है मोदी जी की, हर जगह पे लगा देते हैं वो अमेरिकन, लेकिन ये है कि ये अगर आप इनके ऊपर लगाएंगे, और ये यरूशलेम पोस्ट में कोट करता हूँ 17th, US टू सैंक्शन पैलेस्टीनियन अथॉरिटी एंड PLO मेंबर्स। अगर PLO के ऊपर भी पाबंदी लगा रहे हैं और अगर महमूद अब्बास, प्रेसिडेंट महमूद अब्बास पे भी पाबंदी लगा रहे हैं PLO पर, तो बात किससे करेंगे फिर? किससे बात करेंगे? तो ये एक अजीबोगरीब वहाँ पे इशू है। अच्छा, फिर इनको जनाब इन्होंने आज सारा दिन गुजार दिया, कल रात के आए हुए हैं ना ये स्टीव विटकॉफ, पूरा दिन गुजार दिया मैं गज़ा जाऊँगा। वो गज़ा में इनको सिक्योरिटी का मसला के अंदर मच जाएगा। वो आपको पता चला वो गज़ा फाउंडेशन तो लड़ मर रही है, पता चला आपको अब हमास सिक्योरिटी नहीं देगी, तो अंदर भी नहीं जा सकते। अच्छा, फिर उसके बाद ये इन्होंने, अब ये जाहिर है कि ये वो बातें हैं जो ये नहीं आपको बस आपके सोर्सेज ही कहीं से कोट कर रहे होते हैं। उनकी पूरी कोशिश थी कि आज मैं ये नेतन्याहू से मिलके गज़ा का दौरा करके और मैं आज रात को निकल जाऊं वापस। यानी वापस से मुराद ये कि किसी दूसरे मुल्क नहीं चला जाऊं, कतर चला जाऊं, इजिप्ट चला जाऊं। उन मुल्कों की तरफ से कोई स्टीव विटकॉफ के लिए बात नहीं हुई कि यहाँ पर उस वक्त आइएगा जब फाइनल करें। आप हमें क्यों मारा? आप फाइनल करके अनाउंस करें। आप अनाउंस करते हैं ना कि ये दूसरी जो स्टेट है, आप वो पेश करें जनरल असेंबली के इजलास के अंदर, और इसमें कहें कि कनाडा की तरह के हम भी फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करते हैं, और ऐलान करें, और सारे गज़ा से आप जो है वो यरगमालियों को भी छुड़वाएं, कैदियों को भी, जो आपका इनिशियल था स्टेटमेंट उस पर आप चले जाएँ माहदे पे। और प्रेसिडेंट ट्रंप को प्रॉब्लम हो रही है कि किस्तों किस्तों में लोग रिहा होते हैं, हमें भी तकलीफ होती है, ये कोई अच्छा तो नहीं है ना। वो हमास के लोग लेकर आते हैं, वो कभी औरतें रिहा हो रही हैं, बच्चे, मगर ये हमने किया फार्मूला बनाया है। ये फार्मूला तो इनका अपना था नेतन्याहू का कि किस्तों किस्तों में रिहा होगा, किस्तों किस्तों में, बीच में ये जंग छेड़ देगा, बीच में ये गंद करेगा, बीच में ईरान के साथ, सीरिया के साथ, उसके साथ, तो वो अब फंस गए। अब मसला ये कि अपने साथ इन्होंने जो है वो हर तरफ से पिटाई हुई है। और अब जनाब सूरत हाल ये, मुझे बताएं कौन सी दुनिया का मुल्क है जो इसराइल में इन्वेस्टमेंट करेगा इस वक्त? कौन सा दुनिया का मुल्क है जो इसराइल में इन्वेस्टमेंट करेगा अपनी IT इंडस्ट्री को? ये इसराइल का इन्होंने बड़ा गरक कर दिया। जो इधर मोदी जी करने जा रहे हैं वो उधर नेतन्याहू ने कर दिए काम, मुल्क को ही डुबो दिए। अब मसला ये है कि, और एक भरम होता है ना कि आपके साथ यार मुल्क खड़े हैं, आपके साथ आगे पीछे, अब वो पता ही नहीं नेतन्याहू के साथ ट्रंप है नहीं है, कि जो डंप करे उसको, क्योंकि ट्रंप का सारा मसला जो है वो तो ये है कि उसने ट्रेड डील की हुई सऊदी अरेबिया ने फ्रांस के साथ मिलकर सारा अप्रूव करवाया है। गालियाँ दे रहे कनाडा को, सऊदी अरेबिया को दे ना। सऊदी अरेबिया के बारे में बात करें, कतर के बारे में बात करें, सऊदी अरेबिया के बाद UAE के बारे में बात करें, ये सारे मुल्कों ने शुरू कर दिया है ना। अब फ्रांस ने अच्छा नहीं किया, उसने फलां ने अच्छा नहीं किया, ये नहीं किया, अब सारी दुनिया मान रही है ना। तो बात ये सारी कि अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसमें से निकलना है। अब या तो इनको कतर एक वे आउट देगा, फेज सेविंग देगा, और एक ही फेज में करवाएगा। करवाना क्या है, लोगों को खाना पीना मिल गया ना, वो तैयार हैं लड़ने के लिए। अब वो अपनी शराइत पे ही करेंगे। अब वो ये छोड़ दें आप 60 दिन के लिए होगा, उससे पहले ये आपका क्या ख्याल है, ये फ्रांस और केयर स्टेमर और बाकी सारे लोग जो हैं,
इन्होंने कह दिया कि सितंबर से पहले पहले हम अनाउंस कर देंगे, अभी मान रहे हैं फ़लस्तीनी रियासत को। तो ये अनाउंसमेंट तो, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, ये अनाउंसमेंट तो ट्रंप का वो ताज था बहुत बड़ा कि मैं फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान करता हूँ। ये तो उन्होंने सोशल ट्रूथ पे डालना था मैसेज। अब मसला ये है कि ना वो सोशल रहा है ना ट्रूथ रही है, तो उसके प्लेटफॉर्म का नाम ही चेंज कर दें। ये किसी ने धक्का दिया इनको, और उसमें से ये इनको स्टीव वित्कोफ ही निकाल सकते हैं। या स्टीव वित्कोफ निकालेंगे या एडम बॉयलर निकालेंगे, टीम में बड़े अच्छे लोग हैं इनके। या ये कि दूसरे, या ये कि ये जो टेक जाइंट्स हैं, ये बड़ी इनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये निकालेंगे इसमें से। सैम ऑल्टमैन को भेजें, किसी को भेजें वहाँ पे, और ये इसमें से निकालें, इस मसले को जल्दी हल कराएं, क्योंकि वहाँ पे बच्चे जो हैं उनकी शादियाँ हो रही। मतलब कोई तो ऐसी चीज़ों की पूरी दुनिया मानने से इनकार कर दे इसराइल को। कौन इसराइल हंसे लोग, मजाक उड़ाएं। देखिए जो मोदी जी का हो रहा है ना, मजाक उड़ रहा है, वो कह रहे हैं नहीं हंस रही दुनिया। तो भाई मसला ये है कि मतलब पीपल गिव अ डैम, मतलब वॉर क्रिमिनल है। और इसके लोगों को, फौजियों को ब्रसल्स ने उठा के आईसीसी के हवाले कर दिए। आप ज़रा सोचिए ना, कितनी खौफनाक बात है कि फौजी रिटायर हों, कोई ट्रैवल करें, वो आईसीसी के हवाले हो जाएं। तो बात यह है कि अब स्टीव वित्कोफ कोशिश कर रहे हैं आज रात तक शायद ये ट्रैवल कर जाएं, गज़ा एंटर हो जाएं सिक्योरिटी में। लेकिन हमास के लोगों से इनकी क्या मुलाकात होती है, क्या नहीं होती। हमास के लोगों से गालिबन यही कहेंगे कि सारे लोग छोड़ो, और इधर से ये रमाली आप छोड़ें, इधर से कैदी सारे रिहा करवाएं एक ही फेज़ में, ताकि ये है कि ये सबसे आगे निकलें, सब मुल्कों से आगे निकलें, बेशतर इसके कि ये सबसे पीछे रह जाएं आखिर में, और पूरी दुनिया ही एक तरफ निकल जाए। और दूसरा ये है कि ये फिर जो मुल्क हैं, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, कतर, बाकी सारे मुल्क, ईरान के साथ यूरोप के ताल्लुकात बेहतर होने शुरू हो गए हैं, तो बाकी तो छोड़ दें आप। तो ये मेरे ख्याल से ये वे आउट इनको मिलेगी, हम उम्मीद करते हैं। अल्लाह ताला जल्द से जल्द ये फ़लस्तीनी रियासत का एक ऐलान हो आलमी सतह पे, और पाकिस्तान की तरफ से भी आज इमदाद वहाँ रवाना हो गई है, वो पहुँच जाएगी। और फिर उसके बाद ज़ाहिर है जब खुलेगा रिकन्स्ट्रक्शन, ये वो तो पाकिस्तान बहुत आगे आगे होगा। लेकिन यह है कि ये अभी तो इसमें इशू ये है कि स्टीव वित्कोफ इसको कैसे लेके जाते हैं आगे। लेकिन अब तारीख अब मेरे ख्याल से ले गई, वो फ्रांस ले गया, सऊदी अरेबिया ले गया, कतर ले गया, ईरान ले गया, जिन लोगों ने शहादतें दी, जिन लोगों ने प्रेशर बर्दाश्त किए, इजिप्ट ले गया। इजिप्ट के किंग अब्दुल्ला के साथ कैसे बात की थी, याद करें शुरू में आप, तो वापस आके सऊदी अरेबिया ने पूरी कॉल की थी इजिप्ट का प्लान और सारा। तो स्टीव वित्कोफ को भी कोई वे आउट मिलेगी। और फिर उसके बाद ये भी नहीं कि वो इसराइल आए हैं तो खाली हाथ वापस जाएंगे। भाई खाली हाथ वापस जाएंगे, पीछे जंग हो रही है और पीछे वो इसराइल की अंदर दाखिल हो गए इसराइल के फ़लस्तीनी। तो वो यहाँ पर इसको रोक के कहीं ना कहीं मामलात को वो या तो ये दिमोना शिमोना बंद करें, सारा यहाँ से ले जाएं अपना दो लपर उठा के और इसराइल को हवाले कर दें फ़लस्तीनियों के, या ये कि दो रियासती हल का ऐलान करेंगे। मेरे ख्याल से कतर, सऊदी अरेबिया, यहाँ से कहीं से दावत आ जाएगी, इजिप्ट से दावत आ जाए, और स्टीव वित्कोफ वहाँ जाएँ और वहाँ जाकर फिर ये मुज़ाकरात को दोबारा स्टार्ट करें। और वरना ये कि ये फिर अगर वापस चले गए, मेरा नहीं ख्याल कि ट्रंप ने इनको इसलिए भेजा है। ट्रंप और पीछे बच्चे मर रहे हैं और ट्रंप वहाँ पे खड़े होकर कह रहे हैं कि मैं सैंक्शन लगा रहा हूँ PLO पे। तो मेरे ख्याल से ये एक ऐसा वाक़या है जो बड़ा अफसोसनाक है। प्रेसिडेंट ट्रंप परेशान भी हैं, उदास भी हैं, गुड एट हार्ट, मैं हमेशा कहता हूँ ये बात, गुड एट हार्ट। और उनको तकलीफ़ भी हो रही है कि ये जंग ख़त्म नहीं हो सकी उनसे, और बच्चे इतने सारे मर गए। ये गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन और ये सारे जो क्रुक्स थे, ये किसका आइडिया था, उनको पकड़ें, उनके पीछे जाएं। तो उम्मीद करते हैं खाना पीना उनको मिल रहा है, बहरहाल अल्लाह का शुक्र है, अद्वियात मिल रही हैं। लोग शहीद किए हैं जिन्होंने फिर गोलियाँ चलाई हैं ऊपर, लेकिन ये है कि वो उधर से हुतीज़ देखें ना, हुतीज़ को भी मैसेज गया ना अमेरिकन का। अच्छा एक खबर, हुतीज़ को मैसेज गया कि अभी स्टीव वित्कोफ मसला हल करवा रहे हैं, आप ज़रा थोड़े दिन ड्रोन मारना बंद करें। तो ये ड्रोन जो सायरन बज रहे थे उनको तो ख़त्म हो गया ना सिस्टम, वैसे एयर डिफेंस सिस्टम, तो वो आप ज़रा ड्रोन ना मारें, स्टीव वित्कोफ अभी हल करवा रहे हैं मसला। वो तो चल पड़े थे, चलो गज़ा चलो, वो तो चल पड़े थे, बीच में अरब कबाइल सारे ज्वाइन करना था, सारे मुल्कों ने, जो ये सिर्फ हुतीज़ नहीं थे, अंसारुल्लाह नहीं थे, बहुत से मुल्कों के लोगों ने ट्रैवल शुरू कर देना था आगे। तो इसको रोका है, इस पूरे केओस को कि मशरिक़ वस्ता तक ना फैले। और प्रेसिडेंट पुतिन के पास आज अहमद शरा मौजूद है मॉस्को में, उनकी पूरी टीम मौजूद है। अहमद शरा से फ़ोन पे बात हो रही है, सऊदी अरेबिया, टर्की, ये भी मेरे ख्याल से ऑन बोर्ड हैं, शायद वीडियो लिंक्स वगैरह पे बात हो रही है, और फैसला इसमें
हो जाएगा, हो जाना चाहिए, नहीं होगा और ऐसे ही चले जाएंगे। स्टीव वित्कॉफ ऐसे ही आए थे और ऐसे ही नेतन्याहू से मिलकर चले गए, जिससे मिले ही नहीं थे। लास्ट टाइम हॉस्पिटल में गए थे और हॉस्पिटल में जब वो एलेक्जेंडर को, इन्होंने एदन एलेक्जेंडर को छुड़वाया था, कैदी को, तो नेतन्याहू से मिले ही नहीं थे ये। सही, ठीक है ना। तो अब नेतन्याहू से मिल रहे हैं, वो जो यार कमाली है ना, उनसे मिल रहे हैं, फैमिलियों से, और ना जो हमास इनको दावत दे रही है आने के अंदर। तो गजा जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। फ़लस्तीनी देखना भी नहीं चाह रहे इनको। तो बहरहाल देखते हैं कि कोई रास्ता दरमियान में निकले, और जो एक रह गई थी खिड़की PLO, उसको सैंक्शन डाल दिया, तब कौन बात करेगा इनसे। जी जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा, मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर साहब, बस इस बहरान से ये भी एक बड़ा एक डिप्लोमेटिक सवाल है कि कैसे इस बहरान से स्टीव वित्कॉफ निकलते हैं, और ये एक बहुत बड़ा राज है जिसके ऊपर पर्दा उठाना है बहरहाल मोदी जी ने, कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि उनके वो क्या था, अमानत अली का गाना, होंठों पे कभी उनके मेरा नाम ही आए, मतलब आए तो सही बरसरे इल्ज़ाम ही आए, मतलब नाम तो लें प्रेसिडेंट ट्रंप का। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों के लिए तो नवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।